नमस्कार दोस्तों। आज की इस छोटी सी क्लास में हम मुगल काल की सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से यह टॉपिक बेहद जरूरी है क्योंकि यहां से सीधे कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। परीक्षा में यहां से कथन और कारण वाले बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हर बिंदु को ध्यान से सुनिएगा। भाग 1 सामंतवादी और त्रिस्तरीय समाज। मुगल समाज मुख्य रूप से 3 भागों में बंटा हुआ था: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। एक उच्च वर्ग द एलीट क्लास, इस वर्ग में खुद सम्राट, शाही परिवार के लोग और अमीर या मनसबदार आते थे। इन्हें समाज में सबसे ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये लोग बेहद विलासिता का जीवन जीते थे। मजे की बात यह है कि इस वर्ग में केवल तुर्क या मंगोल नहीं थे, बल्कि ईरानी, अफगानी, राजपूत और मराठा भी शामिल थे। 2 मध्यम वर्ग द मिडिल क्लास, इस वर्ग का उभार मुगल काल की एक बड़ी विशेषता थी। इसमें व्यापारी, साहूकार, डॉक्टर, लेखक, संगीतकार और छोटे प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। डच यात्री बर्नियर ने लिखा है कि भारत में मध्यम वर्ग की स्थिति यूरोप जैसी मजबूत नहीं थी, लेकिन व्यापार के बढ़ने से इनका प्रभाव बढ़ रहा था। 3 निम्न वर्ग द लोअर क्लास, इसमें किसान, मजदूर, दस्तकार और घरेलू नौकर आते थे। समाज की बहुसंख्यक आबादी इसी वर्ग में थी। इनका जीवन काफी कठिन था। वे भारी कर, टैक्सेस चुकाते थे और अकाल या महामारी के समय सबसे ज्यादा पीड़ित यही वर्ग होता था। भाग 2 महिलाओं की स्थिति स्टेटस ऑफ विमेन। अब बात करते हैं महिलाओं की स्थिति की, जहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। सामाजिक कुप्रथाएं। इस काल में समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा का काफी चलन था। बहुविवाह पॉलीगैमी भी उच्च वर्ग में आम था। अकबर के सुधार। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। उसने आदेश दिया था कि किसी भी महिला को उसकी मर्जी के बिना सती नहीं किया जाएगा। अकबर ने बाल विवाह रोकने के लिए विवाह की न्यूनतम आयु भी तय की थी। शाही महिलाओं का प्रभाव। भले ही आम महिलाओं की स्थिति खराब थी, लेकिन शाही परिवार की महिलाओं के पास बहुत राजनीतिक और आर्थिक शक्ति थी। उदाहरण के लिए नूरजहां। जहांगीर के शासनकाल में सिक्कों पर नूरजहां का नाम खुदा होता था और वे शाही फरमान जारी करती थी। गुलबदन बेगम। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूनामा लिखी, जो मुगलों के घरेलू जीवन को जानने का सबसे बड़ा स्रोत है। जहांआरा शाहजहां की बेटी, जिन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध चांदनी चौक का डिजाइन तैयार किया था और वे विदेशी व्यापार से मुनाफा कमाती थी। भाग 3 दास प्रथा और खानपान स्लेवरी एंड लाइफस्टाइल। मुगल समाज में दास प्रथा का भी अस्तित्व था। दासों की स्थिति। दासों को मुख्य रूप से घरेलू कामों और सुरक्षा के लिए रखा जाता था। बाजारों में दासों की खरीद बिक्री होती थी। अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगा दी थी। पोशाक और भोजन। उच्च वर्ग रेशम और मखमली कपड़े पहनता था, जबकि गरीब वर्ग के पास तन ढकने के लिए भी पर्याप्त कपड़े नहीं होते थे। इसी काल में तंबाकू टोबैको भारत आया, जिसे पुर्तगाली लेकर आए थे। जहांगीर के समय तंबाकू का सेवन इतना बढ़ गया था कि उसे इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। तो दोस्तों, यह थी मुगल काल की सामाजिक संरचना। मुख्य बातें याद रखिएगा: समाज का त्रिस्तरीय होना, अकबर के सामाजिक सुधार और शाही महिलाओं का प्रभाव। अब हम मुगलों की धार्मिक और सांस्कृतिक नीति को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि एग्जाम में इससे आने वाला एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार सेशन। भाग 1 बाबर और हुमायूं की नीति शुरुआती दौर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापकों की। बाबर और हुमायूं के पास भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने का ज्यादा समय नहीं था। वे सुन्नी मुसलमान थे। उन्होंने रूढ़िवादी धार्मिक नीति अपनाई, लेकिन साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने कभी कभी उदारता भी दिखाई।
हुमायूं के समय से ही भारत में फारसी संस्कृति का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया था। भाग 2, अकबर की नीति, सुलह-ए-कुल का स्वर्ण युग। अब आते हैं उस राजा पर जहां से एग्जामिनर सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, अकबर। अकबर की धार्मिक नीति का मुख्य उद्देश्य था सभी धर्मों को साथ लेकर चलना। इसे इतिहास में सुलह-ए-कुल यानी सार्वभौमिक शांति कहा गया। अकबर ने भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज का दिल जीतने के लिए 3 बड़े कदम उठाए, जिन्हें आप अभी के अभी अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। 1564 में सबसे महत्वपूर्ण जजिया कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया। यह प्रश्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है। इबादत खाना 1575 उदास स्माइली अकबर ने फतेहपुर सीरी में इबादत खाना यानी प्रेयर हॉल बनवाया। शुरुआत में इसमें केवल मुस्लिम विद्वान आते थे, लेकिन 1578 में अकबर ने इसे सभी धर्मों हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी के लिए खोल दिया। जब यहां विवाद बढ़ने लगा तो अकबर ने 1579 में महजर जारी किया, जिसने अकबर को धार्मिक मामलों में अंतिम फैसला लेने का अधिकार दे दिया। दीन-ए-इलाही 1582 उदास स्माइली अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक नया आचार संहिता या संप्रदाय बनाया, जिसे दीन-ए-इलाही या तौहीद-ए-इलाही कहा गया। याद रखिएगा, इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र और पहला हिंदू राजा बीरबल था। भाग 3, जहांगीर और शाहजहां का काल, परिवर्तन का दौर। अकबर के बाद गद्दी पर बैठा जहांगीर। जहांगीर ने अकबर की उदार नीति को काफी हद तक जारी रखा, लेकिन उसके समय में एक कड़वी घटना भी हुई। उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया, जो कि विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक निर्णय था। इसके बाद आया शाहजहां। शाहजहां के समय धार्मिक कट्टरता थोड़ी बढ़ने लगी। उसने सिजदा और पाबोस, राजा के सामने झुकने और पैर चूमने की प्रथा को बंद कर दिया और उसकी जगह चहार तस्लीम की शुरुआत की। हालांकि शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह बेहद उदार था। उसने उपनिषदों और भगवद गीता का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसे सिर-ए-अकबर कहा जाता है। भाग 4, औरंगजेब की नीति, कट्टरता और पतन की शुरुआत। आखिर में बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब ने अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति को पूरी तरह पलट दिया। उसने खुद को एक कट्टर सुन्नी मुसलमान के रूप में स्थापित किया और जिंदा पीर कहलाया। 1679 में उसने जजिया कर को दोबारा लागू कर दिया। उसने दरबार में संगीत, ज्योतिष और झरोखा दर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी। उसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी, जिससे मुगल सिख संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए। औरंगजेब की इसी अनुदार नीति के कारण राजपूत, मराठे और सिख मुगलों के खिलाफ खड़े हो गए, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। सांस्कृतिक विकास, धार्मिक नीतियों के अलावा इस काल में एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ, जिसे हम गंगाजमुनी तहजीब कहते हैं। मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी, लेकिन आम लोगों और सैनिकों की बातचीत से एक नई भाषा का जन्म हुआ, जिसे आज हम उर्दू कहते हैं। इसी काल में भक्ति आंदोलन के संतों जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी और सूफी संतों ने समाज में सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया। तो दोस्तों, यह थी मुगलों की धार्मिक और सांस्कृतिक नीति। अकबर की उदारता से लेकर औरंगजेब की कट्टरता तक की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे फैक्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह ऑडियो नोट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी एस्पिरेंट्स दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हेलो दोस्तों, CTET और JTET पेपर 2 हिस्ट्री की एक और बेहतरीन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम कवर करने जा रहे हैं मुगलों का सबसे खूबसूरत और शानदार टॉपिक, कला और वास्तुकला, आर्ट आर्किटेक्चर।
इस क्लास में हम जानेंगे कि कैसे मुगलों ने भारत में भव्य इमारतों और सजीव चित्रों का निर्माण कराया। पेन और डायरी उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, वास्तुकला, आर्किटेक्चर, बाबर से अकबर तक। दोस्तों, भारत में मुगल वास्तुकला की शुरुआत बाबर के समय से ही हो गई थी, लेकिन इसे असली पहचान अकबर और शाहजहां के काल में मिली। बाबर और चारबाग शैली। बाबर ने भारत में चारबाग शैली की शुरुआत की। इसमें बाग को 4 बराबर हिस्सों में बांटकर बीच में बहते पानी की नहरें बनाई जाती थीं। बाबर ने पानीपत की काबुली बाग मस्जिद और संभल की जामी मस्जिद बनवाई। हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। यह मुगल वास्तुकला का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसका निर्माण हुमायूं की बेवा हाजी बेगम ने करवाया था। यह भारत का पहला मकबरा था जिसमें चारबाग शैली और दोहरे गुंबद का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। इसे ताजमहल का पूर्वगामी, प्रिकर्सर टू दी ताजमहल भी कहा जाता है। एग्जाम के लिए यह पॉइंट बेहद जरूरी है। अकबर की इमारतें। अकबर ने अपनी इमारतों में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया। उसने आगरा का किला, लाहौर का किला और अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीरी का निर्माण कराया। फतेहपुर सीरी में स्थित बुलंद दरवाजा अकबर ने अपनी गुजरात विजय की याद में बनवाया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माना जाता है। भाग 2, शाहजहां का काल, वास्तुकला का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं उस राजा की जिसने पत्थरों को भी अमर बना दिया, शाहजहां। शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने लाल बलुआ पत्थर की जगह सफेद संगमरमर, व्हाइट मार्बल को प्राथमिकता दी। पियत्रादुरा तकनीक। शाहजहां की इमारतों की सबसे बड़ी खासियत थी पियत्रादुरा। इसका मतलब होता है संगमरमर के पत्थरों पर कीमती रत्नों और रंगीन पत्थरों से सुंदर नक्काशी करना। ताजमहल। आगरा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में सफेद संगमरमर से निर्मित यह स्मारक वास्तुकला का शिखर है। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहानाबाद और लाल किला। दिल्ली। शाहजहां ने दिल्ली में एक नया शहर शाहजहानाबाद बसाया और वहां लाल किला और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। भाग 3, चित्रकला, पेंटिंग। हुमायूं से जहांगीर तक। वास्तुकला के बाद अब आते हैं चित्रकला पर। मुगलों ने चित्रकला को दरबार की शान शौकत दिखाने का माध्यम बनाया। हुमायूं की शुरुआत। हुमायूं जब ईरान, फारस से निर्वासन के बाद भारत लौटा तो अपने साथ 2 महान फारसी चित्रकारों को लेकर आया, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद। यहीं से मुगल चित्रकला की नींव पड़ी। अकबर और दास्तान अमीर हमजा। अकबर के समय चित्रकला के लिए एक अलग विभाग खोला गया। उसके काल की सबसे बड़ी कृति हमजानामा है, जिसमें लगभग 1200 चित्रों के जरिए कहानियों को दर्शाया गया है। जहांगीर का काल, चित्रकला का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग। दोस्तों, एग्जाम में यह प्रश्न सीधे पूछा जाता है कि किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं? जवाब है जहांगीर। जहांगीर खुद चित्रों का बहुत बड़ा पारखी था। उसके दरबार में 2 महान चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर, जो दुर्लभ पशु पक्षियों और फूलों के चित्र बनाने में माहिर थे, जैसे साइबेरियन क्रेन का चित्र। अबुल हसन, जो राजा के सजीव पोर्ट्रेट, व्यक्तिचित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। भाग 4, औरंगजेब और कला का पतन। आखिर में आते हैं औरंगजेब पर। जैसा कि हम जानते हैं, औरंगजेब एक रूढ़िवादी शासक था। उसने चित्रकला और संगीत को इस्लाम के खिलाफ मानकर उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। इसके कारण दरबारी चित्रकार दिल्ली छोड़कर क्षेत्रीय राज्यों जैसे कांगड़ा, राजस्थान और अवध में चले गए, जिससे प्रांतीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल की फुहड़ नकल, पुअर कॉपी ऑफ ताजमहल भी कहा जाता है। तो साथियों, यह था मुगल काल की कला और वास्तुकला का पूरा सफर। याद रखने वाली 3 सबसे मुख्य बातें।
हुमायूं का मकबरा, ताजमहल का आधार, शाहजहां का काल, वास्तुकला का स्वर्ण युग और जहांगीर का काल, चित्रकला का स्वर्ण युग। हेलो दोस्तों, CTET और JTET पेपर 2 हिस्ट्री की इस स्पेशल क्लास के लास्ट टॉपिक में आपका स्वागत है। अब हम कवर करेंगे मुगल काल का एक ऐसा टॉपिक जहां से हर साल 1 या 2 प्रश्न पक्के होते हैं, भाषा और साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। मुगलों के समय कौन सी किताबें लिखी गईं, किसका अनुवाद हुआ और राजभाषा क्या थी, आज हम सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, मुगलों की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक बात जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। मुगलों की मूल भाषा भले ही तुर्की थी, लेकिन मुगल साम्राज्य की दरबारी या राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर के समय से फारसी को प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह लागू कर दिया गया था। इसी काल में सैनिकों और आम जनता के बीच बातचीत से एक नई मिश्रित भाषा का जन्म हुआ, जिसे उर्दू कहा गया। शुरुआत में इसे रेख्ता या लश्करी भाषा, सैनिकों की भाषा भी कहा जाता था। भाग 2, प्रमुख आत्मकथाएं और जीवनियां, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज। अब बात करते हैं उन महान पुस्तकों की जो राजाओं के जीवन पर लिखी गईं। 1, तुजुक-ए-बाबरी, बाबरनामा। यह मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। याद रखिएगा, बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था, न कि फारसी में। बाद में अकबर के समय अब्दुल रहीम खान ने इसका फारसी में अनुवाद किया। 2, हुमायूंनामा। इस पुस्तक की लेखिका हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी। उन्होंने इसे अकबर के अनुरोध पर फारसी भाषा में लिखा था। यह मुगलों के घरेलू और पारिवारिक जीवन को जानने का सबसे बड़ा स्रोत है। 3, अकबरनामा। इसे अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने फारसी में लिखा था। यह 3 भागों में बंटी है। इसके तीसरे भाग को आईन-ए-अकबरी कहा जाता है, जिसमें अकबर के प्रशासन, सेना और राजस्व की पूरी जानकारी मिलती है। एग्जामिनर का यह पसंदीदा सवाल है। 4, तुजुक-ए-जहांगीरी। यह जहांगीर की आत्मकथा है, जिसे उसने खुद फारसी भाषा में लिखना शुरू किया था, लेकिन बाद में इसे मोतमिद खान ने पूरा किया। भाग 3, अकबर का अनुवाद विभाग, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। दोस्तों, अकबर के काल की एक बहुत बड़ी विशेषता थी उसका अनुवाद विभाग। अकबर ने हिंदू धर्म ग्रंथों और अन्य भाषाओं के साहित्यों को फारसी में अनुवाद करने के लिए इसकी स्थापना की थी। यहां से सीधे प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। महाभारत का अनुवाद, महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया गया और इसका नाम रखा गया रजमनामा, जिसका मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। इसे बदायूनी, नकीब खान और फैजी ने मिलकर अनुवाद किया था। रामायण का अनुवाद, रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। पंचतंत्र का अनुवाद, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अयार-ए-दानिश नाम से किया था। राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास, इसका अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद ने फारसी में किया। भाग 4, शाहजहां और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। अकबर के बाद शाहजहां के काल में भी साहित्य का बड़ा विकास हुआ। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह खुद एक बहुत बड़ा विद्वान था। उपनिषदों का अनुवाद, दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया और उस संकलन का नाम रखा सिर-ए-अकबर, यानी महान रहस्य। क्षेत्रीय और हिंदी साहित्य, मुगल काल में केवल फारसी नहीं, बल्कि हिंदी और स्थानीय भाषाओं का भी स्वर्णकाल था। इसी दौर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहीम खान और बीरबल भी हिंदी में कविताएं लिखते थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना भी इसी कालखंड के शुरुआती दौर में की थी। दोस्तों, यह था मुगल काल की भाषा और साहित्य का पूरा निचोड़। याद रखने वाले सबसे मुख्य पॉइंट्स: राजभाषा फारसी थी, बाबरनामा तुर्की में लिखा गया था, आईन-ए-अकबरी अकबरनामा का ही तीसरा भाग है और महाभारत का फारसी नाम रजमनामा है।
तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने देखा कि मुगल काल का समाज किस तरह एक पिरामिड की तरह बंटा हुआ था, जहां एक तरफ अमीर कुलीन वर्ग का ऐशो आराम था, तो दूसरी तरफ किसानों और मजदूरों का संघर्ष। मुझे उम्मीद है कि अब इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल आपकी परीक्षा में छूटेगा नहीं। अब बारी है आज के होमवर्क की। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मुगल काल में जमींदार वर्ग समाज के किस हिस्से में आता था। जितने भी लोग सही जवाब देंगे, मैं उनके कमेंट्स को लाइक और पिन करूंगा। अगर आज की क्लास से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है, तो बेझिझक नीचे कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको आज का यह लेक्चर मददगार लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे की क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।